आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है द्रव्य तरंगे क्या होती है, यह यांत्रिक तरंगों तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों से किस प्रकार से भिन्न होती है, यह प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों अगर बात करें हम लोग किसकी द्रव्य तरंगों की, द्रव्य तरंगे जो है वो किस प्रकार की तरंगे होती हैं, इसका आप कह सकते हैं कि जो सिद्धांत था वो वैज्ञानिक डी ब्रॉगली के द्वारा दिया गया था। तो वैज्ञानिक डी ब्रॉगली के अनुसार उन्होंने यह बताया था, जैसे कि उन्होंने फोटोन का एग्जाम्पल लिया। तो फोटोन क्या है दोस्तों? फोटोन जो है वो प्रकाश के अंदर होते हैं ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल, जिसको प्लांक ने यह बताया था कि प्रकाश जो है वह छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों से मिलकर के बना हुआ है, जिन्हें क्वांटा या फोटॉन कहा गया। तो एक फोटॉन की जो ऊर्जा दी गई वो किससे दी गई? ई बराबर से एच न्यू से दी जाती है। तो ये जो ई इक्वल टू एच न्यू जो है यह किसकी? एक फोटॉन की ऊर्जा होती है। ठीक है, तो डी ब्रॉगली ने बताया कि कभी कभी जो कण होता है वो कभी कभी जो प्रकाश होता है वह कण की भांति भी व्यवहार करता है, और कभी कभी वह किसकी भांति व्यवहार करता है? एक तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। तो डी ब्रॉगली ने बताया कि क्या होता है कि अगर कोई कण गतिमान है तो वह द्वैत प्रकृति को भी क्या कर सकता है? प्रदर्शित कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे पास में कोई m द्रव्यमान का कण है और इसको क्या करवा दिया मैंने, वेग v से आगे की ओर गति कर दिया, ठीक है, तो होगा ये कि इस m द्रव्यमान के कण के साथ में अगर यह वेग v से गतिमान है तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में इस कण के साथ में क्या होगी? एक तरंग भी संबद्ध होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों डी ब्रॉगली ने कण की द्वैत प्रकृति का भी क्या किया था? विवरण किया था। तो यहाँ पे द्रव तरंगे फिर क्या होती है? तो दोस्तों कण, डी ब्रॉगली ने क्या बताया? दो प्रकृति बताई कि हमारा जो प्रकाश है वो कण के भांति भी व्यवहार करता है और कभी कभी यह किसकी तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। तो इन दोनों की प्रकृति को संयोग करके उन्होंने दोस्तों द्वैत प्रकृति के बारे में व्याख्या की थी। और फिर बात की जाती है द्रव्य तरंगों की। तो द्रव्य तरंगे जो है वो क्या वर्णन करती है? द्रव्य तरंगे ये वर्णन करती है कि जब भी आपका कोई m द्रव्यमान का पिंड या कोई भी गतिमान पिंड है तो हर एक गतिशील कण के साथ में क्या होता है? हर एक गतिशील कण के साथ में एक क्या होती है दोस्तों? तरंग संबद्ध होती है। और ये तरंग जो संबद्ध होती है उसे हम लोग कहते हैं कौन सी तरंगे? डी ब्रॉगली तरंगे, या इन्हें कहा जाता है द्रव्य तरंगे भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि दोस्तों प्रत्येक गतिमान वस्तु, चाहे वो आपके द्वारा खेलती, आप जिस बॉल से खेल रहे हैं उसकी बात करी जाए या किसी दौड़ते हुए धाविक की बात करी जाए, अगर कण हमारा गतिमान में है तो वहां से क्या होगी? तरंग संबद्ध होगी। तो इसका जो व्याख्या है दोस्तों, या प्रायोगिक पुष्टि जो है वो किसके द्वारा की गई? प्रायोगिक पुष्टि भी जो है वह वैज्ञानिक डेविसन और जर्मर के प्रयोग के द्वारा की गई। ठीक है, तो डेविसन और जो जर्मर है उनके प्रयोग के द्वारा प्रकाश की, या आप कह सकते दोस्तों कण की द्वैत प्रकृति के बारे में क्या की गई? व्याख्या की गई। तो जहां पर कण के साथ साथ तरंग की भी क्या होती है? पुष्टि होती है। तो हम कहेंगे दोस्तों द्रव्य तरंगे वे तरंगे होती जिनके साथ में क्या होती है? प्रत्येक गतिशील के साथ में एक तरंग संबद्ध होती है और वो तरंग ही द्रव्य तरंगे कहलाती है। ठीक है, तो ये होती है द्रव्य तरंगे। ठीक है, ये हमारे पास में ई इक्वल्स टू क्या दोस्तों? उस कण से बद्ध जो हमारे पास में क्या है दोस्तों? उस कण की ऊर्जा जो दी जाएगी वो दी जाएगी ई इक्वल टू एच न्यू से। इसी प्रकार से दोस्तों जो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण था उससे उस कण की ऊर्जा दी जाएगी ई इक्वल टू एम सी का स्क्वायर से, जहाँ पे सी जो है वह वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो अब इस स्थिति में हम कह सकते हैं यहाँ पर कि दोस्तों आप दोनों ही समीकरण क्रमांक 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं? आप समीकरण क्रमांक 1 तथा 2 से साफ साफ लिख सकते हैं कि दोनों ही कणों की ऊर्जा जो है वो आपस में अवश्य बराबर रहेगी। तो एच न्यू बराबर इसे एम सी का स्क्वायर, जहां पर दोस्तों न्यू क्या होती? आवृत्ति होती है, जो सी के बटे में लैम्डा से दी जाती है, जहां लैम्डा जो उस कण की क्या होती? तरंगदैर्ध्य होती है। तो h इंटू सी के बटे में लैम्डा बराबर इसे आप एम सी क्या लिख सकते हैं? उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सी से क्या कट जाएगा? सी कट जाएगा। तो आपके पास में h के बटे में लैम्डा जो है वो किसके बराबर आएगा? एम सी के बराबर आएगा। तो हमने क्या माना है कि माना कि जो कण है वो कौन सा है दोस्तों? कण जो है वो क्या है? फोटोन कण है। तो फोटोन कण के लिए हमने यह ऊर्जा की बात करी है यहाँ पर। अतः इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि E इक्वल टू क्या है? एम सी के बराबर है। तो यहाँ पर दोस्तों आप m इंटू सी जो है वो क्या है? फोटोन कण का वेग है, और m अगर उसका द्रव्यमान है तो कण का संवेग किसके बराबर हो जाएगा? m इंटू सी के बराबर। और अगर हमारे पास में दोस्तों कण फोटोन ना होकर के कोई साधारण कण होता तो p इक्वल टू आप एम वी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो v और c में कोई डिफरेंस नहीं है, बस क्या
फर्क है दोस्तों कि कण फोटोन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से h के बटे में लैम्डा जो है वो p के बराबर आ जाएगा, या आप कह सकते हैं कि लैम्डा बराबर इसे h के बटे में p, तो यही होती है उस कण से संबद्ध तरंगदैर्ध्य, ठीक है। तो इसे डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य कहा जाता है उस कण की जहाँ पे p कण का संवेग, h प्लांक नियतांक, तो h जो होता है वो प्लांक नियतांक होता है जिसका मान दिया जाता है किस सूत्र से, इस प्लांक नियतांक का जो वैल्यू दिया जाता है वह दिया जाता है किस सूत्र से, h इज इक्वल टू 6.64 गुना 10 की घात ऋण 34 जूल इंटू सेकेंड से ये मान दिया जाता है, ठीक है। तो अब पूछा गया, तो यह हमारा प्लांक नियतांक h का वैल्यू था। तो अब हमें क्या करना है, प्रश्न में बोला गया है कि ये यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगों से किस प्रकार से भिन्न होती है। सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग की यांत्रिक तरंगे जो होती है वही क्या तरंगे होती है। तो यांत्रिक तरंगों की बात करी जाए तो यांत्रिक तरंगे एक प्रकार की तरंगे होती है जिनके संरचना के लिए, जिनके संचरण के लिए हमें क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, या माध्यम के कारण ये कैसी होती है, कैसी उत्पन्न होती है। जैसे कि ध्वनि तरंगे, ये एक प्रकार की अनुदैर्ध्य प्रकृति की तरंगे होती है, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य प्रकृति का मतलब क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रकृति का मतलब ये होता है कि आपकी तरंगे उसी दिशा में या उसी दिशा में क्या होगी दोस्तों, उत्पन्न होगी जिस दिशा में माध्यम का क्या होता है, कंपन होता है। मतलब कहने का ये है कि अगर संचरण की दिशा इस दिशा में है तो माध्यम के कणों का जो कंपन होता है वो भी कैसा होता है दोस्तों, वह भी इसी दिशा में होता है। तो माध्यम का कणों का कंपन कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ पर संपीड़न और विलयन वाले टर्म्स आते हैं तो उनको कहते हैं हम लोग यांत्रिक तरंगे। और दूसरी होती है विद्युत, दोस्तों हमारे पास में विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है वो एक प्रकार की, किस प्रकार की तरंगे होती है, ये अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंगे होती है। तो अनुप्रस्थ प्रकृति का मतलब ये होता है कि आपकी जो तरंगे है दोस्तों उसमें जो उत्पन्न होने के कारण है वो कैसे होते हैं, परस्पर आपस में लंबवत होते हैं, और तरंग संचरण की दिशा जो होती है जिनके कारण यह उत्पन्न होती है उनके दोनों ही दिशाओं के लंबवत होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका चुंबकीय क्षेत्र B है और आपका जो विद्युत क्षेत्र E है, तो यहाँ पर दोस्तों जो विद्युत चुंबकीय तरंग होगी उसकी संचरण की दिशा हो जाएगी Z अक्ष के अनुदिश। मतलब कहने का ये है, ठीक है। तो यहाँ पर जो उत्पन्न दोस्तों विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, एक दूसरे के परस्पर लंबवत होता है। और यहाँ पर दोस्तों जो संचरण होता है वो कैसा होता है, वह दोनों ही तलों के कंपनों के लंबवत होता है। तो इस प्रकार की तरंग होती है हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। तो ये लगभग जो होती है दोस्तों प्रकाश के वेग से ही क्या करती है, गति करती है। तो अब हमारी जो द्रव्य तरंगे होती है वो किस प्रकार से यांत्रिक तरंगों और विद्युत चुंबकीय तरंगों से भिन्न होती है। तो अभी आपको बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, जबकि यांत्रिक तरंगे जो होती है वो अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। जैसे कि माध्यम के कणों के कारण क्या होता है, माध्यम के कणों में कंपन होता है और उसी के कारण अनुप्रस्थ जो हमारे पास में जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है जैसे कि ध्वनि, वो उत्पन्न होती है। तो इनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, किनके लिए, यांत्रिक तरंगों के लिए। और विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए यांत्रिक तरंगों की मतलब आपको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती यांत्रिक तरंगों के जैसे। लेकिन अगर फिर भी हम बात करते हैं किनकी, द्रव्य तरंगों की, तो द्रव्य तरंगे जो होती है वो एक गतिमान कण के साथ में बद्ध होती है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई तरंग आपकी द्रव्य तरंग है, इसका मतलब ये है कि वह जो कण है वो कैसा होगा, गतिमान स्थिति में होगा। और इस गतिमान स्थिति में होने के कारण इस कण से क्या होगी, एक तरंग संबद्ध होगी जिसका सूत्र दिया जाता है, जिसकी तरंगदैर्ध्य दी जाती है लैम्डा बराबरी से h के बटे में p से, और उस गतिमान कण की तरंगदैर्ध्य को डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य भी कहा जाता है। तो ये होती है हमारी द्रव्य तरंगे। द्रव्य तरंगे के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं होता, ठीक है। तो हम कहेंगे कि माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। और इसमें दोस्तों द्रव्य तरंगे जो होती है उसमें कण का आवेशित होना भी आवश्यक नहीं है। मतलब आवेशित या अनावेशित किसी भी प्रकार का कण हो सकता है, उससे द्रव्य तरंगे क्या होती है, उत्पन्न होती है। जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वो आवेशित कण के त्वरित गति का परिणाम होती है। मतलब अगर कोई आवेशित कण है तो आवेशित कण की त्वरित गति जो होती है उसके परिणाम स्वरूप हमें विद्युत चुंबकीय तरंग प्राप्त होती है। मतलब हम कहेंगे कि दोस्तों कण आवेशित हो अथवा अनावेशित हो, परंतु अगर वह गतिमान है तो उसके साथ में तरंग संबंध होगी और वही तरंग जो है हमारी द्रव्य तरंग कहलाएगी। तो इस प्रकार से यांत्रिक तरंगों से और विद्युत चुंबकीय तरंगों से द्रव्य तरंगे जो होती है वो कैसी होती है, भिन्न होती है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।